हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। इससे पहले हम आपको 3 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं। जिन साथियों ने उन्हें नहीं देखा है आप उनको देख लें और कमेंट में ये भी बताएं कि इस प्रैक्टिस पेपर में आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली जगह उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है आपका पाठ के अंत में, दूसरा ऑप्शन है प्रकरणों के अंतर्निर्मित, और तीसरा है पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर, और चौथा है इकाई के अंत में। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, प्रकरणों के अंतर्निर्मित। श्रृंखला का दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला विकल्प दिया गया है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तीसरा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और चौथा है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, विशेषता पर ध्यान देना चाहिए। क्यों कि पर्यावरण की शिक्षा सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खाली जगह का प्रयोग करना। पहला ऑप्शन है इसका आपका आवधिक परीक्षाएं, दूसरा है गृह कार्य, तीसरा है योगात्मक कार्य और चौथा है पोर्टफोलियो। तो इन चारों विकल्पों में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, पोर्टफोलियो। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये। इसका पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, दूसरा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तीसरा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं और चौथा है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। इन चारों विकल्पों में आपका दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही बनेगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खाली जगह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। यहाँ 4 विकल्प हैं। आपका पहला विकल्प है व्यक्तिगत भिन्नताओं, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और तीसरा है निरंतरता, और चौथा है अंतः संबंध। इन चारों विकल्पों में आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं। साथियों, व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू होता है। अतः यह व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा और लीना के बीच जो भिन्नता है, सीमा किसी पाठ को रटकर याद करती है जबकि लीना उसी पाठ को चर्चा के बाद समझ जाती है। यह इन के दोनों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पहले ही खाली जगह दे दी गई है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहली है आपकी समस्या, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा है निर्देशित खोज और चौथा है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो इन चारों विकल्पों में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। क्यों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना खाली जगह सहायता करता है। यहाँ आपके 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में। तीसरा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने। और चौथा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक
विविधताओं का ध्यान रखने में। तो यहाँ आपका इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। श्रृंखला का अगला प्रश्न, क्षमा चाहूँगा साथियों, थोड़ा सा प्रश्न आपका ऊपर नीचे हो गया है यहाँ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली जगह की समस्या के साथ संबंधित है। बोलने की या बोलने और सुनने की या पढ़ने की या केवल सुनने की। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने की योग्यता से संबंधित है। साथियों थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से प्रश्न बनता है। डिसलेक्सिया को सन 1881 में ओसवाल्ड वरखान ने पहचान लिया था। रूडोल्फ ने सन 1887 ईस्वी में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया। वास्तव में यह अधगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में या देखने या सुनने में गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य तरीकों से उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। यहाँ इस बात का यह सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित और भाषित भाषाओं को संशोधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम होता है, यहाँ 4 दिए गए हैं आपको। उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि एवं स्वयं गरिमा। तो इन चारों में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। चौथा विकल्प है आपका उच्च उपलब्धि एवं और स्वयं गरिमा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश या उज्बेकिस्तान या ओमान या अफगानिस्तान। तो इसका आपका साथियों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, उज्बेकिस्तान। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। इसने भारत के इतिहास पर एक किताब तारीख हिंद भी लिखी थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है साथियों, यह प्रश्न थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। सूरत पहुंचने का समय है 16:15, प्रस्थान का समय 16:20, दूरी है 530, दिन है 1 दिन का समय है। फिर वलसाड़ 17:23 और प्रस्थान का समय है 17:25, 598 किलोमीटर की दूरी 1। फिर भिवंडी, उसके बाद मनमाड़, इसी तरह से दिया गया है। फिर उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मनमाड़ के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इसी दूरी को तय करने में लगा समय हमें बताना है। ये 4 हमें विकल्प दिए गए हैं। तो साथियों इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक समझ कर करेंगे। हमसे जो पूछा गया है वो सूरत और मनमाड़ के बीच की दूरी पूछी गई है। सबसे पहले हम इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। सूरत और मनमाड़ के बीच की जो दूरी होगी साथियों, सूरत ये रहा आपका और मनमाड़ ये रहा। सूरत 530 और ये 1509। तो 1509 में से हम 530 घटा देंगे, हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। घटा दिए, 9 में से 0 गए तो 9 और 0 में से 3 नहीं जाएंगे, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 3 गए तो 7 और यहाँ बचे 4, 14 में से 5 गए तो 9। 979 किलोमीटर की दूरी आ गई है साथियों, ये हमें मालूम पड़ गया है। अब हमें समय देखना है। पहले हम विकल्पों को देख लें, किन विकल्पों में 979, हमारे 2 विकल्पों में दूरी 979 दी गई है, एक पहले विकल्प में, एक चौथे विकल्प में। अब यहाँ दोनों के समय में अंतर है, यहाँ 15 घंटे 20 मिनट और 15 घंटे 15 मिनट। अब हम इसके ये देखें समय हमारा कितना सही जा रहा है। तो समय, प्रस्थान का समय है, सूरत से जो समय दिया है वो दिया है 16:20 और मनमाड़ पहुंचने का जो समय दिया है वो है 7:35। साथियों 16:20 का मतलब है 4:20। तो 4:20 से ये शाम को 4:20 होता है और 4:20 से
शाम को 4:20 से सुबह 4:20 तक साथियों हमारे जो घंटे हो जाते हैं वो 12 घंटे होते हैं। और 16:20 से शाम सुबह के 4:20 से लेकर के 7:20 तक फिर 3 घंटे बनते हैं, यानी कि 12 और 3 टोटल हमारे ये 15 घंटे हो गए। और 7:20 से लेकर के 7:35 तक ये 15 मिनट बनती हैं, तो यानी कि 15 घंटे और 15 मिनट का हमारा टाइम बन के तैयार हो जाता है। तो इसके अनुसार 15 घंटे 15 मिनट यानी कि हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनता है। 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। श्रृंखला का अगला प्रश्न साथियों, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खाली जगह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। पहला ऑप्शन है आपका अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है मॉडलिंग और चौथा है अनुकरण। इन चारों विकल्पों को अगर हम देखें तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, अपसारी चिंतन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है खाली जगह को बढ़ावा देना। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, व्यक्तिक भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन और चौथा विकल्प है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। इन चारों विकल्पों को अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही बनता है, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है आपका शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, दूसरा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना और तीसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करना और चौथा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इन चारों विकल्पों में आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्यों कि विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सकें, यानी कि शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने की शक्ति से अवगत हो सकें। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में खाली जगह पहले ही दे दी गई है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक और दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, तीसरा है पौष्टिकता और चौथा है शारीरिक गठन। तो इन चारों में आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में संस्कृति की, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता ये सभी शामिल होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कांसा, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किलों में मिली तोप में किया गया था, सही कथन कौन सा है? पहला कथन है कांसा तांबा यानी कि कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है, दूसरा है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, तीसरा है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है और चौथा है कांसा एक तत्व है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, कांसा जो है वो तांबा यानी कि कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने एवं बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा, पहला विकल्प दिया गया बंजर हो जाती है, दूसरा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, तीसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है और चौथा है उर्वरक यानी कि उपजाऊ बन जाती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, बंजर हो जाती है। क्योंकि
एक ही तरह की फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पहली विशिष्टता आपकी दी गई है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी को ढालू छतें, लकड़ी की ढालू छतें। दूसरी विशेषता दी गई है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। और तीसरी विशेषता दी गई है, पत्थर, मिट्टी एवं चूने से बनी मोटी दीवारें। और चौथी विशेषता दी गई है, लकड़ी के फर्श। साथियों, इन चारों विकल्पों में से आपका बी, सी और डी ये सही है। इसका मतलब आपका तीसरा विकल्प बी, सी, डी यानी कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा जाके, जबकि ए विकल्प इसमें नहीं आएगा। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि असम, ये पिछले प्रैक्टिस पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ हम आपको असम बता चुके हैं। असम क्षेत्रों में इस तरह के मकान बनाए जाते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। दूसरा है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। तीसरा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलवाने से। और चौथा है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित से। तो इन चारों में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। साथियों, तरुण भारत संघ यानी कि TVS भारत की एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक करने पर काम करती है। तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया गया है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा, नाग यानी कि कोरवा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, कोबरा। और तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इन चारों विकल्पों में से आपका ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट सही लग रहे हैं, जबकि चौथा पॉइंट हमारा सही नहीं है। पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, जबकि चौथा सही नहीं है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये पॉइंट गलत है, यानी कि ए, बी, सी सही है। तो इसमें हमारा ए, बी सही वाला विकल्प यानी कि तीसरा विकल्प हमारा सही बन जाएगा, बी, ए और सी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अवलक्षण चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है बदबूदार पतला पीला द्रव। दूसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। तीसरा है बिना गंध का गाढ़ा एवं गहरे रंग का तरल। और चौथा है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। तो इन चारों विकल्पों में से आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। साथियों, पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा बहुत लंबे समय के बाद उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिकृष्ट तेल यानी कि क्रूड ऑयल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, इसलिए पेट्रोलियम कि इन सभी अवलक्षणों में वह बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला आपको दिया गया है मलेरिया और चिकनगुनिया। दूसरा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तीसरा मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। और चौथा मलेरिया, डेंगू, हैजा। इन चारों विकल्पों में से आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों रोग हमें मच्छरों से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डेंगू की। डेंगू ये एक उष्णकटिबंधीय रोग होता है और एंडीज इजिप्टी नामक मच्छर से होता है।
फिर लेते हैं हम मलेरिया को। मलेरिया ये एक भाग जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। फिर आते हैं हम चिकनगुनिया पर। चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाले जोड़ों के दर्द वाला रोग है। इस रोग का उग्र चरण मात्र 2 से 5 दिन के लिए ही चलता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता रहता है। यह एसिड मच्छर के काटने से होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी का घोल बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, और चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। इन चारों में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मधुबनी चित्रकला साथियों मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा क्षेत्रों में और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला होती है। इनके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल के पिसे हुए चावल आदि। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है आपका, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित होते हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? पहला विकल्प दिया आपका समावेशी शिक्षा का, दूसरा समवयस्क शिक्षा का, तीसरा प्रतिपूरक अधिगम का, और चौथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। तो इन चारों विकल्पों में से आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, समावेशी शिक्षा का। ऐसे स्कूल समावेशी शिक्षा का अनुपालन करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट हैं। पहला विकल्प दिया गया आपका सब्जी एवं फलों के छिलके, दूसरा है घरों की नालियों का गंदा पानी, तीसरा है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और चौथा है लकड़ी या कोयले से जलने वाला धुआं। तो इन चारों में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, लकड़ी या कोयले से जलने वाला धुआं। साथियों गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट यानी कि बचे हुए शेष होते हैं और गैसीय रूप में होते हैं। इससे वातावरण में प्रदूषण होता है और मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे गैसीय अपशिष्टों में लकड़ी या कोयले के जलने से होने वाला धुआं, या औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, या जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं आदि होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। साथियों पश्मीना शाल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु लगभग 200 घंटे का समय लगता है। तो इसमें आपका मेरे हिसाब से चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 10 साधारण स्वेटरों के बराबर और इसको बुनने में 200 घंटों का समय लगता है। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, सरता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? पहला है भाषा निर्देशित सीखना, दूसरा है प्रतियोगिता आधारित सीखना, और तीसरा है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, और चौथा है मनोरंजन द्वारा सीखना। तो साथियों यहाँ आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश में। साथियों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है।
यह पौधा हमारे मेघालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पहला आपका दिया पैराफिन मोम, दूसरा है ग्रीस और तीसरा है कोयला और चौथा है पेट्रोल। तो इन चारों विकल्पों में से आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, कोयला। कोयला इन तीनों से भिन्न है। क्यों? कि पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। पहला विकल्प दिया आपका अप्रैल से जून, दूसरा जुलाई से सितंबर और तीसरा अक्टूबर से दिसंबर और चौथा है जनवरी से मार्च। इन चारों विकल्पों में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, अक्टूबर से दिसंबर तक। साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।